नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी वैसे तो हर जगह रिश्ता निकाल लेते हैं, जिस शहर में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, वहां एक नया रिश्ता निकाल लेते हैं। मेरा पुराना नाता है, इस शहर से मेरा पुराना नाता है, इस प्रदेश से मेरा पुराना नाता है। एक बार तो जयपुर में उन्होंने कह दिया था कि राजस्थान से गुजरात का पुराना नाता है, क्योंकि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसकी मां गुजराती थी। पता नहीं कैसे रिश्ते निकाल लेते हैं। खैर, ग्वालियर पहुंचे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और अकेजन था सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस का। जो लोग ग्वालियर को जानते हैं या ग्वालियर में रहे हैं वो लोग जानते हैं कि किले पर, जो ग्वालियर किला है उस पर स्थित है सिंधिया स्कूल। एक जमाने में इस तरह के स्कूल खोले गए थे, अंग्रेजों के जमाने में इस तरह के स्कूल खोले गए थे ताकि राजाओं, महाराजाओं, सामंतों और अंग्रेज अफसरों के बच्चे वहां पर पढ़ सके। आप अगर लखनऊ को जानते होंगे तो वहां काल्विंस तालुकेदार कॉलेज है। ऐसे ही वहां पर सिंधिया स्कूल है, 12वीं तक का स्कूल है, जहां बड़े बड़े सिनेमा के स्टार, पॉलिटिकल लोग, बड़े पत्रकार और इस तरह के बड़े लोगों का ही स्कूल है। महंगा स्कूल है, सस्ते स्कूल तो हो नहीं सकते ऐसे। तो वहां पर वो लोग पढ़ते हैं और उसके 125 साल पूरे हुए थे। और माननीय मोदी जी, जैसा मैंने बताया, कि ग्वालियर गए थे। और यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि कुछ दिनों बाद ग्वालियर में चुनाव है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चुनाव लड़ने की अटकलें इसके पहले तक लगाई जा रही थी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सांसदों, मंत्रियों वगैरह को टिकट दिए हैं, एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, यह सोचा जा रहा था कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टिकट दिया जाए। और ये जो पूरी की पूरी अटकलें थी वो इसलिए भी बढ़ गई थी कि शिवपुरी से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बुआ हैं उन्होंने वहां से लड़ने के लिए मना कर दिया था। यशोधरा राजे सिंधिया हैं उनकी बुआ, जो शिवपुरी से विधानसभा का चुनाव लड़ा करती हैं, कई बार एमएलए रह चुकी हैं, मिनिस्टर रह चुकी हैं, बड़ी रोबदाब वाली महिला हैं। तो इस बार उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं शिवपुरी से चुनाव नहीं लड़ूंगी। यानी शिवपुरी की सीट खाली हो गई। और शायद इसीलिए कांग्रेस को यह लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से लड़ेंगे, माहौल पूरा बना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे। अखबारों में खबर छप गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऑफिस से बाकायदा बयान आया कि उन्होंने इंकार नहीं किया है। वैसे भी सिंधिया जी इंकार कैसे कर पाते? अगर अमित शाह और मोदी डिसाइड कर लेते तो सिंधिया जी इंकार कैसे कर पाते? लड़ना ही पड़ता। और उसके बाद अटकलें ये लगी कि कांग्रेस ने वहां से पिछोर से कई बार के विधायक रह चुके केपी सिंह को टिकट दिया। और केपी सिंह के मुकाबले अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया उतरते तो यह बड़ा मजेदार मुकाबला हो जाता। और बहुत सारे चुनाव को और मध्य प्रदेश को जानने वाले लोगों का यह कहना है कि ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए विधानसभा चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाता। गुना से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और अगर शिवपुरी में हार जाते तो बड़ी बदनामी होती, पॉलिटिकल कैरियर का डब्बा बंद हो जाता। खैर, फाइनली जैसा मैंने बताया कि मोदी जी वहां पर पहुंचे और मोदी जी ने एक रिश्ता ढूंढ लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। उन्होंने यह कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो ससुराल है वो गुजरात में है। तो अब गुजरात में ससुराल है, पिता की उम्र के हैं मोदी जी, तो और कुछ तो हो नहीं सकते हैं। रिश्ता जो है वो दामाद जैसा ही हो सकता है। एक जमाना था कि गांव का जो दामाद होता था, गांव में किसी एक घर का जो दामाद होता था, उसको पूरे गांव से दामाद की तरह इज्जत मिलती थी। तो प्रदेश का जो दामाद है, गुजरात का जो दामाद है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसा लगा उस पूरी बातचीत में जो मोदी जी कह रहे थे वहां पर, जैसे उनको दामाद जैसा मान लिया। और सिंधिया जी तो कृतकृत्य होने ही थे। सिंधिया जी वहां मोदी जी की तारीफ के अलावा और क्या कर सकते थे? कभी रहे होंगे महाराजा, लेकिन अब तो उनके किस्मत का फैसला नरेंद्र मोदी जी के ही हाथ में। आप जानते हैं कि इसके पहले अमित शाह जो हैं वो जयविलास पैलेस में गए थे, जहां सपरिवार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनका स्वागत कर रहे थे, खाना पिलाना और बाकी सब। बेटा भी था उनका, पत्नी भी थी, वो भी थे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी वायसराय आते होंगे उनके महल में तो उनके पुरखे जिस तरह से वायसराय का स्वागत करते होंगे, कुछ वैसा ही स्वागत अमित शाह जी को मिला। हालांकि ग्वालियर की जनता जो एक राजा की तरह, महाराजा की तरह सिंधिया को देखते आई है, उसको ये थोड़ा दृश्य बुरा लगा। इस तरह से कभी सिंधियाज को झुकते हुए उसने नहीं देखा था। लेकिन अब राजनीति बदल गई है, वक्त बदल गया है, राजा और महाराजा भी बदल गए हैं। अब
असली राजा महाराजा तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग ही हैं। तो इसके बाद लिस्ट आई, प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद लिस्ट आई। सुबह से चर्चा चल रही थी लिस्ट आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के ग्वालियर से जाने के बाद, यानी वो जो भरत मिलाप जैसा दृश्य था जिसमें प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि सिंधिया जी मेरे बड़े करीबी हैं और माधवराव सिंधिया जी की भी तारीफ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मैंने बताया आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ससुराल जो है वो गुजरात में है, यानी एक तरह से दामाद जैसे हैं वो मेरे, और उधर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो मोदी जी की तारीफ कर ही रहे थे। ये जब भरत मिलाप, ये जब प्रेम, ये जब युगल गीत समाप्त हुआ तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई, और जब लिस्ट आई तो सबसे ज्यादा राहत मिली होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को, क्योंकि शिवपुरी से उनको टिकट नहीं दिया गया था, एक पुराने भाजपाई को टिकट दिया गया था, जैन साहब को। यानी इस बार चुनाव लड़ने से ज्योतिरादित्य सिंधिया बच गए। हालांकि उनके परिवार को संतुष्ट किया गया, अगर यशोधरा राजे जी ने लड़ने से मना कर दिया तो उनकी जगह पर ग्वालियर से मामी साहब जिनको कहते हैं, माया सिंह जी, जिनके पति ध्यानेंद्र सिंह जी कई बार एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, बड़े जबरदस्त राजनीतिज्ञ थे, माया सिंह जी को ग्वालियर में पूर्व से टिकट दिया गया। अब ग्वालियर पूर्व से उनको टिकट मिलने से बहुत लोग नाराज भी हैं, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मामी साहब उनको कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि मामी साहब उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो माधवराव सिंधिया जी की मामी लगती थी। ध्यानेंद्र सिंह जो थे वो विजया राजे सिंधिया जी के सौतेले भाई थे और इस रिश्ते से माधवराव सिंधिया की वो मामी लगती हैं माया सिंह जी, ध्यानेंद्र सिंह जी मामा लगते हैं। तो ग्वालियर में जिस तरह का सामंती, इस तरह का संबोधन चलता है तो उनको मामी साहब कहा जाता है, माया सिंह कम कहा जाता है। तो सिंधिया परिवार से एक व्यक्ति को जो टिकट मिलना था, यशोधरा जी को शिवपुरी से नहीं मिला तो उसको एडजस्ट किया गया ग्वालियर में, और ग्वालियर पूर्व से माया सिंह जी को टिकट दिया गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे काफी खुश होंगे। थोड़ा यहां पर रुक के सोचने की बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और बेहद सफल मुख्यमंत्री हैं। 2 बार तो उन्होंने रिपीट की जीत और तीसरी बार सरकार गिराने के बाद मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बनना, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनना, फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बनना, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी भी स्टेट में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अगर है तो वो शिवराज सिंह चौहान के पास है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं है, क्योंकि वो 3 बार ही गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। अब ऐसे में सोच के देखिए कि जिस शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री चुना और चौथी बार जुगाड़ करके फिर वो मुख्यमंत्री बन गए, जो कभी अपनी सीट से चुनाव नहीं हारे, ओबीसी हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी दावा करते हैं कि वो ओबीसी हैं, शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी हैं, उनकी एक पहचान है मध्य प्रदेश में, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में निर्विवाद रूप से वो सबसे बड़े नेता आज की डेट में तो हैं ही। उस शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच शेयर करते हुए नरेंद्र मोदी कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम भी नहीं लेते हैं, बचते हैं नाम लेने से। हजारों घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी ने की है। अब 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं तो काम भी किया ही है, लेकिन कभी गलती से भी मध्य प्रदेश में या फिर कहीं और नरेंद्र मोदी जी शिवराज सिंह चौहान या उनकी किसी योजना का नाम नहीं लेते हैं। रिश्ता जोड़ना तो छोड़ ही दीजिए, जो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है शिवराज सिंह चौहान के साथ, उसमें साफ साफ लगता है कि वो शिवराज सिंह चौहान को कोई खास महत्व नहीं दे रहे हैं, उनसे खुश नहीं है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुना का चुनाव हार चुके और गुना का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस से धोखा करके भारतीय जनता पार्टी में आए और राज्यसभा से सांसद बनकर मंत्री तक पहुंचे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से रिश्ता जोड़ते हैं। पूरा हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज कल का ऐसा था कि कोई भी समझ सकता था कि दोनों लोगों में बड़े अच्छे संबंध हैं। ये इसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश करना पड़ेगा। शायद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में इतने बड़े नेता बन गए हैं और 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इतने योग्य हो चुके हैं कि संभव है मोदी जी को उनसे डर लगता हो कि कल को अगर कोई ऐसी स्थिति बने
कि गठबंधन वगैरह करना पड़े और गठबंधन के दल मोदी जी के नाम पर सहमत ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं की बात होगी उनमें शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना गुना का चुनाव हार चुके हैं, शिवपुरी का चुनाव लड़ने से डर रहे थे, और ग्वालियर चंबल संभाग में इस समय भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की स्थिति है उसको देखकर साफ समझ में आता है कि अपना बड़ा कोई वोट बैंक, अपना बड़ा कोई प्रभाव ज्योतिरादित्य सिंधिया का बचा नहीं है। तो जमीन से ज्यादा वो आसमान के नेता हो चुके हैं, और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक ही तरीका है कि कैसे भी वो आला कमान को, यानी कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को खुश रखें। और वो कभी उनके बरक्स खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते। मोदी जी कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, मोदी जी कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। ऐसे नेता शायद मोदी जी को ज्यादा मुफीद लगते हैं। और आप जानते हैं कि जिस तरह मध्य प्रदेश में फैक्शंस में बटी हुई है भाजपा, कहा जाता है नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, और जब सीटें घोषित हुई उसके बाद जिस तरह का विद्रोह दिखाई दे रहा है उसमें एक लाइलाज भाजपा का भी नाम चल रहा है। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीधे सीधे अमित शाह और अब नरेंद्र मोदी जी से जिस तरह का समर्थन मिला है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण बना सकता है और शिवराज सिंह के माथे की सलवटें बढ़ा सकता है। ये तो पहले से तय है कि अगर अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनका मुकाबला करने के लिए 7 लोगों को खड़ा कर दिया गया है जो सभी केंद्रीय मंत्री हैं। उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है, और चुनाव न लड़ने के बावजूद यह संभव है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर निकल जाएं। आखिर हमने हरियाणा में देखा है मनोहर लाल खट्टर किस तरह से एक ऐसे व्यक्ति जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनका कोई चुनावी रिकॉर्ड नहीं है, आला कमान के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो सिंधिया जी का तो फिर भी अपना एक जनाधार है। सिंधिया जी तो चुनावी राजनीति से आए हैं, 2 बार गुना से जीते हैं। उनके पिताजी चुनाव जीतते रहे हैं। ग्वालियर चंबल में उनका अपना एक आधार एक जमाने में रहा है। यह अलग बात है कांग्रेस छोड़ने के बाद उनको इलाके की जनता ने गद्दार की तरह देखना शुरू किया और उससे उनका ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ। लेकिन मोदी जी का आशीर्वाद उनके किस्मत बदल सकता है। तो मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं वो इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं कि ये जो दामाद का नया नया रिश्ता बना है ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के प्रांगण में, ये क्या रंग खिलाएगा। चुनाव लड़ने से तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बचा लिया इसने, लेकिन क्या उनको मुख्यमंत्री की दौड़ में ले आएगा। हालांकि यह सवाल तभी उठेगा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के आसपास पहुंचेगी। अगले कुछ दिनों तक टिकट तो अब घोषित हो गए हैं, ज्यादातर जगहों पर टिकट घोषित हो गए हैं। कांग्रेस ने भी अपनी सभी सीटें घोषित कर दी हैं। तो अब मुकाबला कांटे का है। कांग्रेस के अंदर भी उठापटक दिखाई दे रही है। कई जगह पर विधायकों का विरोध हो रहा है। जिन विधायकों को टिकट नहीं मिला है वो विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर ऐसे लोग जो दावेदार थे टिकट के और उनको टिकट नहीं मिला वो विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस में भी थोड़ा बहुत विरोध तो दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का विरोध है वैसा विरोध तो अभी वहां नहीं दिख रहा है। तो आगे के कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जो है वो पूरी ताकत से होगा। टिकट मिल गया है, प्रत्याशी घरों में जाएंगे और सिंधिया जी जान लगा देंगे अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए। डिपेंड इस बात पर करेगा कि सिंधिया जी कितने प्रत्याशियों को चुनाव जिता पाते हैं। और उसके बाद हालांकि सारे सर्वे अभी तक जो आए हैं वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का कोई आसार नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के आसपास पहुंचती है तो देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय दिल्ली छोड़कर भोपाल आने और राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बनने की कोशिश करते हैं, या ज्योतिरादित्य सिंधिया को अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपना उम्मीदवार, अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाकर वहां आगे बढ़ाते हैं, या फिर ये जो रिश्ता विश्ता बनाया गया है ग्वालियर में ये सिर्फ आईवाश है। उनको पता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बुरी है, तो उसको थोड़ा बेहतर करने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि इनसे हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, अगर ये जीतेंगे तो ये मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ भ्रम पैदा करने के लिए सिर्फ बातें कर दी गई हैं और बाद में इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये सारा कुछ पता चलेगा जब नवंबर में रिजल्ट आएगा और मतपेटियों से निकले हुए विधायक बताएंगे कि किसकी सरकार बनेगी, किसके कैंडिडेट जीते हैं और किसके कैंडिडेट
हारे हैं। आज के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश पर अक्सर हम राकेश पाठक जी से बात करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद, 2-3-4 दिनों बाद, जब थोड़ा सा चीजें ठहरेंगी, थोड़ा सा और चीजें समझ में आएंगी, तो राकेश पाठक जी से हम विस्तार में इसको समझेंगे कि मध्य प्रदेश का चुनाव अब किस दिशा में जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आगे फिर इस तरह की बातें होती रहेंगी, विधानसभा चुनाव से लेकर इतिहास तक पर। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा सहयोग कीजिए, जैसे भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए। न्यूनतम जो आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपनी राय कमेंट में देना, वो तो आप कीजिए ही। आप हमसे जुड़ेंगे तभी हम लगातार अपनी बात कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।